नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे 8 फरवरी से 14 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं महत्वपूर्ण, जो इस वीक के इस सप्ताह के इंपॉर्टेंट है। 7-7 दिनों का लेकर के हम लोग चलते हैं। उसके बाद 15-15 दिनों पर भी रिविजन कराया जाता है मंथली करंट अफेयर का। सारी की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और हाँ, रिवीजन जरूर कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप पढ़ते जाओगे बोलते जाओगे। तो चलिए, आप लोग की डिमांड पर वीकली करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू की जा रही है। इसकी पीडीएफ, क्विज वगैरह सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लो। यहीं पर आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक में हम लोगों ने 31 क्वेश्चन पढ़ रखे थे। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इस प्रकार से लगे कि आपने इस महीने में कितने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं और कितना आपको पढ़ना बाकी है। ये दिमाग में बना जरूर होना चाहिए कि आपका कितना छूट रहा है, कितना भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो दोस्तों, भारती विश्वविद्यालय जो है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर देखो, 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, 32 जिसमें सांस्कृतिक है, कल्चरल है, और 7 नेचुरल है, प्राकृतिक, और 1 मिक्स्ड है। ठीक है, दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों के मामले में भारत है 6ठे स्थान पर। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में स्थापना हुई थी। आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है, याद रखना पेरिस में है। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल का दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आया हुआ है बार्ड। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है। चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा बनाया गया था, और ये मतलब जो आप कहोगे सब ये कर देता है। ठीक है, होमवर्क हुआ, असाइनमेंट लिखना हुआ, मेल लिखना हुआ, गाना लिखना हुआ, स्टोरी लिखना हुआ, सब कर देता है। तो पिछले दिनों में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। ओपन एआई का ये टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, और इसी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना बार्ड नाम से लॉन्च किया था। यहाँ पर आप सब कुछ देख पाओगे इसके रिलेटेड। और गूगल इससे पहले भी अनाउंस किया था कि हम इससे भी एडवांस एक बनाएंगे स्पैरो नाम से, तो वो तो अभी आएगा। गूगल के बारे में अगर बात करें तो लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने 1998 में इसकी स्थापना की थी। सीईओ अभी बनाया है सुंदर पिचाई को। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किस लेखक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसको जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, डॉक्टर पैगी मोहन बैग्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, इनको इनकी पुस्तक वंडरर्स, किंग एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है। 2 लाख रुपए का कैश मिला, एक मूर्ति मिली। कुछ और पुस्तकें आई हैं पिछले दिनों में, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। चूंकि आप ये करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हो, तो करंट अफेयर आपको हर एक प्रकार से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। कोचिंग बियॉन्ड जो पुस्तक है, आर कौशिक और आर श्रीधर ने लिखा। कम लेट्स रन, कृष्णाचारी श्रीकांत ने। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक आई शुभ्रा गुप्ता की। स्पेयर पुस्तक जे.आर. मोहरिंगर ने लिखा, प्रिंस हैरी पर बेस्ड है। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई ने लिखा, ये जावेद अख्तर पर बेस्ड है। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने। रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग ने, इन अफेयर विद बैंकिंग जो है ये तमाल बंदोपाध्याय जी की आई पुस्तक। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर जी ने लिखी। रिवोल्यूशनरीज ये संजीव सान्याल की आई पुस्तक। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई की पुस्तक। और फोर्क्स इन द रोड ये सी रंगराजन की पुस्तक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है इंदौर। भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी है, और इसने अभी हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, और ये जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन गया है। 244 करोड़ रुपए इसके थ्रू ये रेज करने का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाएंगे। ठीक है, तो इस ग्रीन बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ रुपए जुटाया जाएगा इस नगर निगम के द्वारा।
याद रखना पिछले 6 बार से ये लगातार सबसे स्वच्छ शहर बनता हुआ आ रहा है। अगला, हाल ही में शनि को पीछे छोड़कर सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है बृहस्पति ग्रह, एक बार फिर से पहुंच गया है टॉप पर। इसके अभी कुछ और भी ग्रहों की खोज हुई जिसकी वजह से इसकी संख्या टोटल पहुंचकर हो गई 92। मंगल ग्रह पे अगर अभी बात करें तो 82 के आसपास में इसके ग्रहों की उपग्रहों की संख्या है, ठीक है ना। तो बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट की बात की जा रही है, यहाँ पर आप देख पाओगे 12 नए मून जो हैं खोजे गए हैं जुपिटर के। अच्छा, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही नेचुरल उपग्रह है, नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। चलो, और मंगल ग्रह का पूछा जाए तो फोबोस और डिमोस नाम का ना है। बुध ग्रह के, शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। आगे, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता? तो अभी हाल ही में राखी कपूर की पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए को अवार्ड मिला है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द प्रिंट का, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है ये, और इनको अर्थर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राखी कपूर की पुस्तक है, दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को सितंबर में लॉन्च करने की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसरो और नासा मिल करके बना रहा है निसार। निसार बोले तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ऐसे ही लिखा जाएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, फुल फॉर्म इसका याद रखिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ए और बी दोनों मिल करके, यानी नासा और इसरो मिल करके ये बना रहे हैं, और ये एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ही है, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसलिए तो ये सितंबर 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा इसी साल में, ठीक है ना। नासा के बारे में अगर बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना हुई थी और बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन, और एस सोमनाथ जी जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। अगला, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया है। सीरिया और तुर्की में भूकंप आया था, आपको पता है 6 फरवरी को, और उस वजह से मरने वालों की संख्या आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो ये 35,000 के प्लस पहुंच चुकी है, और बहुत सारे थिंक टैंक का अनुमान ये है कि ये आगे 50,000 प्लस जा सकता है मौतों का आंकड़ा इस भूकंप की वजह से। 7.8 मैग्नीट्यूड का दोस्तों ये भूकंप आया था, और यहाँ पर राहत और बचाव के लिए भारत ने भी बढ़ चढ़ कर की मदद करी हुई है ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके, ठीक है। आपको अगर याद हो तो भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था जब यूक्रेन में अटैक हुआ था रसिया का, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना था, उसके लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाया गया था दुनिया भर के लोगों में, और भी लोग जो आसपास के जो अपने पड़ोसी देश हैं, गरीब देश है, उन तक वैक्सीन पहुंचाने में, मदद करने में, उन तक भारत बहुत सारे देशों को वैक्सीन फ्री में दिया, तो इसके लिए ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने तब शुरू किया था जब अफगानिस्तान में तालिबान का अटैक हुआ था, तालिबान कब्जा करने आ रहा था, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। ये कुछ ऑपरेशंस हैं भारत सरकार के द्वारा चलाए गए जो विदेशों में स्थित जो अपने नागरिक हैं उनके लिए था, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके तहत भारत अपनी C-70 ग्लोब मास्टर के थ्रू राहत बचाव सामग्री भेज रही है, और भारत के सैनिक भी गए वहां पर, एनडीआरएफ की टीम भी गई है। अगला, हाल ही में प्रकाशित किया गया उपन्यास द विक्ट्री सिटी, इसको लिखा किसने है? विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है इसको लिखा है दोस्तों सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी एक बहुत ही फेमस जाने माने एक लेखक है, तो इनकी ये पुस्तक है विक्ट्री सिटी, जो नई पुस्तक आई हुई है, एक नॉवेल है, एक उपन्यास है, ठीक है। बेसिकली ये एक्चुअली में महाकाव्य है संस्कृत में एक, उसी का ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। सलमान रुश्दी के और कुछ पुस्तकें हैं जो चर्चे में रही हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रंस, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और द सैटेनिक वर्सेस ये भी पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। द ग्राउंड बीनेथ हर फीट और क्विचोटे, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। और अभी विक्ट्री सिटी आई है। अगला, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? ये खोला गया दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है भारत का पहला ग्लास बेस्ड इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से इग्लू बनाए जाते हैं जहां पर बर्फीली पहाड़ियां या बर्फ ज्यादा रहते हैं, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं ना बर्फ में,
वो इग्लू कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि पहला ग्लास का इग्लू बनाया गया है और ये रेस्टोरेंट है एक। इसी होटल ने जो बनाया है, जो रेस्टोरेंट वाला, इन्होंने ये दावा किया कि भैया 2 साल पहले हमने स्नो इग्लू बनाया था और ये एशिया में पहली बार हुआ था जब इन्होंने ये बनाया था। एशिया का पहला स्नो इग्लू बनाया था इन्होंने। फिलहाल आगे देखते हैं, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे, इंपॉर्टेंट डे है दलहन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे कि वो कुपोषण के शिकार होने से बच सकें। तो इस सब के लिए दलहन दिवस मनाया जाता है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 2016 का जो वर्ष है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष है। अच्छा, 2023 का भी वर्ष एक घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? मोटे अनाज का वर्ष। मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। 2023 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम है पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला, म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया? तो म्यांमार और रसिया ने दोस्तों समझौता किया है परमाणु ऊर्जा को विकसित करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए। यानी भारत का एक और पड़ोसी देश होगा जो न्यूक्लियर एनर्जी संपन्न हो जाएगा आने वाले टाइम पर। माना कि वहां पर न्यूक्लियर बम तो शायद नहीं बने, मतलब उम्मीद तो ये है कि वो लोग केवल न्यूक्लियर का यूज करें, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में ही, मतलब पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही। लेकिन देखो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल म्यांमार और रसिया के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कहा जा रहा है, परमाणु प्रौद्योगिकियों का ये लोग उपयोग करेंगे। 7 फरवरी को ये साइन हुआ। आगे, वैसे भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात करें, अभी किसके किसके पास एटम बम है या कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी संपन्न है, तो उनमें आप देखेंगे अपना दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान, ऊपर चाइना भी, ठीक है। भारत के पास तो है ही न्यूक्लियर एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर अब वर्मा के पास भी, यानी कि म्यांमार के पास भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो ने किस नाम से अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया? तो इसरो ने दोस्तों SSLV D2 मिशन सक्सेस करके दिखाया है। इसरो का ये मिशन पिछली बार वाला जो था वो फेल हो गया था, SSLV D1, और अभी D2 वाला जो मिशन लॉन्च किया गया दोबारा से, वो रहा सक्सेस। SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि हम लोग अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिए हैं। तो छोटे छोटे सैटेलाइट के लिए ना हम लोग को लॉन्चिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे सैटेलाइट और लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर लॉन्च करने होंगे तो हम लोग आराम से लॉन्च कर सकेंगे, ठीक है। देखो होता क्या था, अपने पास पहले था PSLV और क्या था GSLV। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या कहो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों अपने थे, ये लेकिन बहुत हैवी होते हैं, इनको तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन अब ये SSLV जो बना है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये मात्र 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाता है। अब कोई अगर देश है, कोई छोटे मोटे देश हैं, उनको अगर सैटेलाइट अपना लॉन्च करवाना होगा, इसरो से संपर्क करेंगे, इसरो कहेगा ठीक है भैया किराया दो और हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास SSLV है, आपका ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोटे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कि निचली कक्षा में छोड़ देंगे, LEO में छोड़ देंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। क्लियर, समझ में आया बात? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो डेली करंट अफेयर में बताया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, पृथ्वी के बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में, क्योंकि 24 घंटे में इसका भी चक्कर पूरा होता है, 24 घंटे में पृथ्वी भी अपना एक चक्कर लगाती है, इसलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। और जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना, PSLV, तो PSLV रॉकेट से जो लॉन्च होता है सैटेलाइट, वो ऐसे लॉन्च किया जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत पृथ्वी के पोलर में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, ध्रुवों के छोर पर। आगे देखते हैं, बाकी ये डिटेल है सब। अच्छा, इसरो ने ये जो लॉन्च किया रॉकेट, इस रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये 3 सैटेलाइट में एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट था 07, एक था जीनस 1 और एक था आजादी सैट। आजादी सैट ये वही वाला है जो 7 अगस्त को जब पिछली बार लॉन्च किया जा रहा था, 15 अगस्त के अवसर पर, तो वो फेल हो गया था भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद, ठीक। आगे देखते हैं, अगला, महाराष्ट्र सरकार ने किसको वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोस्तों इस बार अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देगा, 2022 के लिए इनको दिया जाएगा, ठीक है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी।
तो इनकी घोषणा की है सीएम एकनाथ शिंदे ने, सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम। ठीक है, तो नाना साहब धर्माधिकारी इनके पिता थे और उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2008 में ही। और अब अप्पा साहेब धर्माधिकारी यानी उनके बेटे को सम्मानित किया जा रहा है। अप्पा साहेब को 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वहीं अगर पिछली बार की अगर बात करें 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला था, तो आप बताएंगे आशा भोसले को। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। वन फैमिली वन आईडी यानी एक परिवार एक पहचान पत्र। ठीक है, तो ये शुरू किया गया है। यहाँ पर देखो योगी जी कितने खुश दिख रहे हैं। देखो अब उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा, ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, और एक जिला एक उपज योजना भी इन्होंने शुरू किया। एक जिला एक उपज योजना भी इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा एक जिला एक खेल यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना भी इन्होंने शुरू किया। और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन आईडी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है एक ही पहचान के लिए। ठीक है ना, वैसे आप लोग भी अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हो जॉब पा करके, तो आपके लिए लाया गया है शताब्दी बैच, आरआरबी एएलपी का शताब्दी बैच। इससे अब आपका ट्रेन चलाने का सपना होगा पूरा। इस बैच के थ्रू आप कंप्लीट क्लासेस पा सकते हो सभी सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, साइंस की, जीएस की, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज स्टैटिक, सारा कुछ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, क्लास नोट्स भी मिल रही हैं, मंथली ई बुक भी दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कीजिए। अभी के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा MZT50, आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। जाइए एमजेटी ऐप पर अभी इसे ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेपिंग फ्यूचर गारमेंट्स थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दुबई में। ये दुबई में होगा। ठीक है, दुबई पड़ता है यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने वाली है, या कहें हो गई है। 13 फरवरी को एक्चुअली में ये शुरू हुआ था। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ ये समिट जो है आयोजित किया गया। अगला, हाल ही में अलीबाबा ग्रुप ने किस कंपनी के साथ, किस भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है? तो अलीबाबा ग्रुप का शेयर था लगभग 6% के आसपास में पेटीएम में, और इसने अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी बेच करके यहाँ से रवाना हो गई है, मतलब कि देश छोड़ ही दी है। एक प्रकार से इंडिया से इसने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। अलीबाबा ग्रुप जो है ये एक चाइनीज कंपनी है। अलीबाबा जैक मा की कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो। कभी एशिया के सबसे अमीर हुआ करते थे जैक मा, तो इन्हीं की कंपनी थी अलीबाबा ग्रुप। और इसका इन्वेस्टमेंट था ढेर सारा पेटीएम में। अगर आपको पेटीएम से रिलेटेड अगर चीजें पता हो, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आरबीआई ने इस पर बैन लगाया था। जब आरबीआई ने कहा था कि आप डेटा लीक कर रहे हो चाइनीज गवर्नमेंट को, और चाइना का इन्वेस्टमेंट आपके अंदर है, इस वजह से आपका डेटा वहां पर जा रहा है, तो नए अकाउंट्स नहीं ओपन होंगे। ये बैन लगाया गया था पेटीएम पर। फिलहाल के लिए अलीबाबा ग्रुप अब शुरुआत में 2 स्टेप में, एक तो 3 समथिंग का % का स्टेक इसका था, पहले जनवरी में बेचा, और उसके बाद अभी फरवरी में भी बेच करके ये पूरा इन्वेस्टमेंट अपना निकाल ली है। ठीक है, तो 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है इजराइल ने। इजराइल जो है ये एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया है जो कि दोस्तों टिड्डों का जो एंटीना होता है ना, टिड्डियां अगर आप देखे हो तो उसका एंटीना होता है। ठीक है, उस एंटीना का यूज कर रहे हैं ये लोग सेंसर के रूप में, और ये बता रहे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल सेंसर की तरह काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो सेंसर्स हैं उनसे ज्यादा ये सेंसिटिव है। अगला, जम्मू कश्मीर में किस तत्व का भंडार पाया गया? तो जम्मू कश्मीर में अभी दोस्तों लिथियम का भंडार पाया गया है। बहुत ही विशालकाय भंडार है, भारत में अब तक का सबसे बड़ा लिथियम का ये भंडार पाया गया है। जम्मू कश्मीर में ये पाया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? तो रियासी जिला में पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे ढूंढा है। 59 लाख टन का लिथियम बताया गया है। लिथियम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ना लिथियम जो है इसका यूज किया जाता है बैटरी को बनाने में। बैटरी का इस्तेमाल आजकल देख रहे हो आप, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सब में हो ही रहा है, बिना इसके तो होता नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रफ्तार में भारत को एक और बूस्टअप मिल जाएगा इस भंडार के मिलने के बाद। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो क्वाड देशों ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अभ्यास किया है, एक प्रकार से नाम है इसका क्वाड साइबर चैलेंज। क्या? क्वाड साइबर चैलेंज,
जब भी क्वाड का नाम लिया जाए तो आप समझिएगा कि क्वाड मतलब होता है 4, और 4 देश इसमें शामिल है। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का एक ग्रुप है जिसे क्वाड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इन देशों के बीच में वैसे एक अभ्यास भी होता है, मालाबार नाम का एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वाड ग्रुप बेसिकली बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चाइना को दक्षिण चीन सागर में काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाए थे। अगला, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, राजेश बिंदल थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनको अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे जज बन करके, यहाँ थे चीफ जस्टिस। ठीक है, ऐसे ही गुजरात हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस थे उनको भी भेजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट, ये इनके अलावा कुछ और लोगों को भी भेजा गया है। टोटल संख्या 34 हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और अब वो संख्या फिर से फिलअप हो गई है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये 34 में ना 33 तो होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट की। जो टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 34। अभी 32 थी, 2 और नियुक्त कर दिए गए तो 34 हो गए। अरविंद कुमार जी ये गुजरात हाईकोर्ट के थे, इनको भी वहां पर भेजा गया है। वैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, या कहें DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उत्तराखंड में नकल से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी, बहुत सारे पेपर लीक हो गए। इन सबको देखते हुए वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश जारी किया है। 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा अगर नकल माफिया कोई पकड़ा जाता है तो। ठीक है, अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 नाम का राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है अश्वनी वैष्णव जी ने। ये कौन है? ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो अमृत पैक्स नाम का राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। क्लियर है? 11 से 15 फरवरी तक ये चला दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला, पीएम मोदी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने राजस्थान में अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जो कि भारत के 2 महानगरों को जोड़ेगा, दिल्ली को और मुंबई को, इन दोनों को जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि अभी ये बन रहा है, पूरा तो पूरा नहीं बन पाया है। अभी 246 किलोमीटर का सेगमेंट बना है और सोहना दौसा का, तो इसी को उद्घाटन इसी का किया हुआ है पीएम मोदी ने। ठीक है, सोहना दौसा का, सोहना दौसा, दौसा को सोहना से जोड़ेगा और दौसा में ही ये मतलब कि आयोजन किया गया और वहीं पर जाकर के इन्होंने उद्घाटन किया है। कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर की, दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने की। ठीक है, आगे, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है ये। अगला, हाल ही में 13 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 फरवरी को दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर। ध्यान रखिएगा, दोनों ही दिवस महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों दिवस के बारे में एक एक करके जानो। रेडियो दिवस, रेडियो के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और विमेंस डे जो है, नेशनल विमेंस डे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सरोजिनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी ये भारत की किसी भी राज्य में सबसे राज्यपाल बनने वाली सबसे पहली महिला थी ये। इसके अलावा ये कांग्रेस जो पार्टी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला। पहली महिला एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन वो चूंकि भारतीय नागरिक नहीं थी, तो पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू को। 1925 में बनी थी, महात्मा गांधी की बाद। इनसे पहले 1924 में महात्मा गांधी जी थे अध्यक्ष कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में। ठीक है, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और यह है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनेस्को ने 2011 में करी हुई थी। ठीक है, इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस। आगे, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर? तो भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इस बार आ गया है दोस्तों 136वें स्थान पर। ठीक है, खुशहाली सूचकांक, इसको दोस्तों रिलीज तो अभी कर दिया गया है। खुशहाली सूचकांक एक्चुअली में खुशहाली दिवस को रिलीज किया जाता है ऑफिशियल तरीके से, और खुशहाली दिवस होता है 20 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस। ठीक है, तो भारत 136वें स्थान पर है और टॉप पर कौन है? टॉप पर है फिनलैंड। फिनलैंड, हर बार ये फिनलैंड ही टॉप पर रहता है। फिनलैंड को फनलैंड से याद रखिए, फनलैंड। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर आप देख पाओगे टॉप 5 कंट्रीज हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड। इन सबको रेटिंग वगैरह दी गई है। इंडिया का पोजीशन 136वें पर है। आसपास के देशों में अगर आप देखोगे तो तंजानिया, हैती, यमन, बुरुंडी, सियरा लियोन, जाम्बिया, टोगो, ये सभी देश हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो एक होता है फीफा विश्व कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप। तो जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है वो क्लब के बीच में खेला जाता है। जो क्लब होते हैं ना फीफा क्लब, जैसे कि आप सुनते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, अल हिलाल, बार्सिलोना, ये सभी इन सब क्लब्स के बीच में होता है। और फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो कंट्रीज के बीच में होता है। तो फीफा क्लब विश्व कप 2023 का भी आयोजन किया गया और रियल मैड्रिड ने 5वीं बार जीत लिया है ये क्लब विश्व कप। यहाँ पर देख पाओगे आप आर्टिकल है, टोटल ओवरऑल 100वां खिताब है रियल मैड्रिड का, हर एक प्रकार के इवेंट्स को मिला करके। ठीक है, अल हिलाल जो कि सऊदी अरब की टीम है, ये 5-3 से हारी। अच्छा, एक चीज और, सऊदी अरब की ही एक टीम है अल नसर। अल नसर जो टीम है ना, इसी ने अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा हुआ है। याद रखिएगा, अब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अल नसर नाम से टीम से खेलेंगे। फीफा क्लब विश्व कप की शुरुआत सन 2000 से हुई है। अब अभी तक के कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। इस बार 7 फरवरी 2023 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक साल दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाते हैं। तो इस बार ये पड़ा था दिन 7 फरवरी को। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। वहीं 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर बिल्कुल। चलिए, ये तो था दोस्तों रिवीजन इस वीक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और अगर आप CHSL बैच ज्वाइन करते हो तो CHSL GS का बैच, इसमें मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, और मॉक टेस्ट जबरदस्त तरीके का दिया जा रहा है और बाकी सारी चीजें तो मिल ही रही हैं। तो ये बैच फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो MJT ऐप पर, बहुत ही यूजफुल बैच होने वाला है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर PDF भी मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।